नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ऑनलाइन प्लेटफार्म पे गुरुकुल एकेडमी के आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1 से 2 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे बात करेंगे। गुरुकुल एकेडमी के ऑफलाइन पे एक नई ब्रांच छपेड़ा पुलिया पे भी खुली है, वो नमक फैक्ट्री चौराहे के थोड़े पास में पड़ती है। 15 सितंबर के विषयों के टॉपिक वाइज विषय के हिसाब से बैच लगेंगे। आप लोग नमक फैक्ट्री चौराहे के जो ब्रांच ऑफिस है वो जाकर अपनी इंक्वायरी नोट करा दीजिए सभी लोग। चलते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, लिखा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो पहला पॉइंट जो लिखा है, यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त में, पहला पॉइंट 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट इसमें है, इसमें लिखा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम फीडिंग द स्मार्ट राइट है। ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें देखना है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सबसे पहली बार यूएसए अमेरिका में 1973 में से शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? यूएसए अमेरिका में 1973 से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण का मतलब क्या है? पोषण के बल्कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खाने पीने के सामान में न्यूट्रिशन या किस हिसाब से खाना चाहिए उस हिसाब से ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इसकी कमी से पोषण से ही बहुत से रोग हो जाते हैं। कुपोषण हो जाता है। भारत में अभी भी 14% कुपोषण है। कितना परसेंट है दोस्तों? 14% बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। इस पोषण के इसके जरिए 6 साल तक के बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में और जो भी कमज़ोर लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांस होते हैं इसके। इसलिए सबसे पहली बार अमेरिका में 1973 में शुरू हुआ था दोस्तों। और भारत में 2 सितंबर 1982 को पहली बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। ये तो कब से मनाया जाता है? 1982 से भारत में। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा कि अमेरिका में सबसे पहली बार 1973 से ये स्टार्ट हुआ था और भारत में ये 1982 2 सितंबर को स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। तो देखो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? ये 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। ये 7 दिन चलने वाला एक पोषण कार्यक्रम है। कितने दिन? 7 दिन। 1 से 7 सितंबर के बीच में पोषण सप्ताह दिवस को हम मनाते हैं। ये 7 दिन चलने वाला एक पोषण कार्यक्रम है। इस पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बेहतर स्वास्थ्य मिले हम लोगों को। स्वास्थ्य के निगरानी कैसे हो बच्चों में, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें, या गर्भवती महिलाओं के लिए जितने भी हो। न्यूट्रिशन देखो, हम लोग खाना खाते हैं टाइम से, कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, कितनी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उस सब के बारे में जागरूक करना भी इनका एक काम है। ये एक जन जागरूकता अभियान है। क्या है? एक ये जन जागरूकता अभियान है दोस्तों। देखो 2022 की थीम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के 2022 थीम है, वो है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। क्या है दोस्तों? देखो 2022 की थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर्स। देखो दोस्तों क्या क्या देखा हमने।
पहली बार 1973 में अमेरिका में मनाना शुरू हुआ था इसे। दूसरी बात है कि 1982 में भारत में मनाया जाने शुरू हुआ। तो 2022 में थीम इसकी क्या था, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर्स है। देखो अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में लिखा है कि देश प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त, देखो 1 से 7 अगस्त तो हो नहीं सका, क्योंकि हमने क्या भी बताया 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। 7 दिन चलने वाला ये एक पोषक जन जागरूकता अभियान है। तो क्या होगा इसके जगह 1 से 7 सितंबर। दोस्तों देखो 1 से 7 सितंबर, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अब आप कहेंगे 1 से 7 अगस्त दिया है, इसके वाले मायने क्या होंगे। तो 1 से 7 अगस्त हम लोगों का विश्व स्तनपान दिवस के तौर पर मनाते हैं। किस तौर पर मनाते हैं? 1 से 7 अगस्त को हम विश्व स्तनपान दिवस के तौर पर मनाए। इसकी थीम थी स्तनपान को बढ़ावा, शिक्षा और सहयोग। विश्व स्तनपान दिवस की क्या थीम थी? स्तनपान को बढ़ावा देना, शिक्षा और सहयोग, ये इसकी थीम थी। दूसरा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 थीम इसमें लिखा है फीडिंग द स्मार्ट राइट। देखो जबकि बताया क्या हमने बताया सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। देखो तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। अब इसमें लिखा है फीडिंग द स्मार्ट राइट, ये बच्चों 2021 की थीम है। 1 से लेकर 7 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था 2021 में। उसकी थीम क्या थी? फीडिंग द स्मार्ट राइट। ठीक दोस्तों, एक चीज और इसमें मनाई जाती है। एक चीज, राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण माह ये 2018 से शुरुआत हुई। इसकी कब हुई? अगर राष्ट्रीय पोषण माह कब से शुरू हुआ अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो बताएंगे आप 2018 से। देखो इस वर्ष 5वां राष्ट्रीय पोषण मिशन हम लोग मना रहे हैं। कब से कब तक मनाते हैं? 1 से 30 सितंबर के बीच मनाते हैं। दोस्तों इसकी एक थीम है, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे क्वेश्चन में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है 2022 की, राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, ये 4 अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमने बताया 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, नोट कर लेना दोस्तों। देखो इसकी थीम क्या है बच्चा? महिला और स्वास्थ्य एवं बच्चा और शिक्षा। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण माह 2018 में पहली बार मनाया गया। इस बार 1 से 30 सितंबर 2022 को 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं हम लोग। और इसकी थीम है महिला और स्वास्थ्य एवं बच्चा और शिक्षा। तो आंसर इसका क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं। कौन सत्य? हाँ सत्य पूछा है, इनमें से कोई सत्य नहीं है, दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर और ये थीम जो है 2021 की। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों शेयर जरूर कर और लाइक कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, ये नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? नुआखाई, नुआ प्लस खाई। नुआ का अर्थ होता है नया, खाई का अर्थ होता है खाना, मतलब नया खाना। देखो नुआखाई पर्व आमतौर पर या विशेष रूप में उड़ीसा में मनाया जाता है।
उड़ीसा मनाया जाता है। अगर आपको विशेष उड़ीसा के अंदर से पूछ लिया जाए कि उड़ीसा के कौन से क्षेत्र में ज़्यादा विशेष तौर पे खास तौर पे मनाया जाता है, वो आप तो उसमें लगाएंगे पश्चिम उड़ीसा। पश्चिमी उड़ीसा में इसे विशेष तौर पर ये नुआखाई पर्व उड़ीसा वहाँ के किसानों द्वारा नई फसल के आगमन में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ये किसानों द्वारा मनाया जाता है। किस लिए मनाया? क्योंकि नई फसल का वो स्वागत करते हैं इसके जरिए। और इस फसल उत्साह के दौरान, माने इस पर्व के दौरान जो नए धान के चावल से, जो धान की फसल आती है नई, उसके चावल से विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर अपना उत्सव, चावल से पकवान बनाकर पर्व का मनाते हैं। तो चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे नागालैंड में एक हार्निवल त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। देखो, नागालैंड में एक हार्निवल त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, दूसरा है स्मॉल फाउंडेशन, तीसरा है गैर सरकारी संगठन। इसका यहाँ गज नहीं होगा, यहाँ होगा गूंज। क्या होगा दोस्तों? गूंज। और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों क्या होगा इसमें, ये गूंज होगा, गज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है इसमें मनाया किसे, तो एक होता है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICMR। देखो ICMR के बारे में हम कितना जानते हैं देखते हैं। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ, इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो हम यही बताएंगे। देखो दोस्तों ICMR जो है ये जैव चिकित्सा संस्थान का एक उच्च निकाय है। माने जितने भी चिकित्सा क्षेत्र में जितने भी प्रयोग या नई चीज़ें रिसर्च या उस पर काम होता है, सब इस संस्था के जरिए होता है। ये जो संस्था है ICMR, ये स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। देखो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसको शॉर्ट फॉर्म में ICMR कहते हैं दोस्तों। ये जो ICMR है ये जैव चिकित्सा संस्थान का उच्च नियामक है, और इसे स्वास्थ्य बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा ये नियामक है, वित्त पोषित है। ठीक दोस्तों, अभी हाल ही में ICMR द्वारा एक अध्ययन किया गया। अध्ययन किस पे किया गया? मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पे। सामाजिक आर्थिक बोझ पे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 45,000 लोग, कितने? 45,000 लोग सांप के काटने दौरान या काटने से मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। और लगभग जितने भी रोगी होते हैं भारत में, बीमार होते हैं,
जिन्हें बीमार होते हैं उसका लगभग 30% ही चिकित्सा के लिए या दवाई के लिए अस्पताल पहुंच पाते हैं या चिकित्सा अपनी करवा पाते हैं। क्या क्या, क्या देखा हम लोगों? ICMR एक अध्ययन करता है। अध्ययन में क्या पाता है कि लगभग देश में भारत देश में 45,000 लोग सांप के काटने से साल भर में मृत्यु हो जाती है और जितने भी बीमार लोग होते हैं उसमें से 30% लोग ही चिकित्सा तक या अस्पताल तक पहुंच बना पाते हैं। और ये ICMR जो है वो स्वास्थ्य अभी पीछे हम शायद कुछ मंत्रालय का नाम गलत बोल गए, ये आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक दोस्तों, पीछे जो हमने शायद कुछ त्रुटि करती है, समझ नहीं आया क्या बता रहे हैं, आप लोग उसे करेक्शन कर लेना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये चालू होती है। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में दोस्तों, नई दिल्ली में है दोस्तों। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1911 में। कब हुई थी दोस्तों? 1911 में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। देखो दोस्तों, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। देखो, सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक। दूसरा बी ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन। तो दोस्तों, स्माइल फाउंडेशन क्या है? ये एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? ये एक गैर सरकारी संगठन है। ये 2002 में अस्तित्व में आया। ठीक। इसका कार्य बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। हाँ, और इसके फाउंडर या इसे बनाने वाले क्या नाम है? शांतनु मिश्रा। ठीक। स्माइल फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका कारण बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना। इसके जो फाउंडर या संस्थापक हैं वो शांतनु मिश्रा है। दूसरा एक सी ऑप्शन है दोस्तों, गैर सरकारी, क्या बताया था? गूंज संगठन। ये आपदा राहत मानवीय सहायता या सामुदायिक विकास कार्य के लिए कार्य करता है। देखो, गूंज जो है ये एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका क्या कार्य है? आपदा राहत, मानवीय सहायता और सामुदायिक विकास कार्य इसका ये काम करता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1999 में। इसकी स्थापना करने वाले का नाम अंशु गुप्ता। संस्थापक का क्या नाम है दोस्तों? अंशु गुप्ता। तो इस क्वेश्चन में क्या देखा हमने देखा जो मृत्यु दर, रुग्णता या सामाजिक आर्थिक बोझ का अध्ययन का रिपोर्ट ICMR द्वारा किया था। ICMR के स्थापना 1911 में और उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसी द्वारा वित्त पोषित होता है। लगभग 45,000 लोगों से ज़्यादा प्रतिवर्ष भारत में सांप काटने के से मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जितनी भी बीमारी होती है भारत में उसका लगभग 30% ही चिकित्सा तक या अस्पताल तक पहुंच पाते हैं लोग। दूसरा, स्माइल फाउंडेशन बच्चों के कल्याण के लिए 2002 में बनाया गया एक गैर लाभकारी संगठन है, मतलब गैर सरकारी संगठन है।
दूसरा एक गूंज जो है वो राहत आपदा, मानवीय सहायता और सामुदायिक विकास कार्य के लिए बनाया गया 1999 में अंशु गुप्ता द्वारा दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संस्कृति संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? देखो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, संघ का सम्मेलन हुआ कनाडा में। देखो हाल ही में कनाडा के हैलीफैक्स जगह पे इसका सम्मेलन हुआ। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल, देखो भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें प्रतिनिधित्व ओम बिरला जी ने किया। किसने किया? ओम बिरला जी ने किया। और ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं। क्या है? अपने लोकसभा के स्पीकर। क्या देखो अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन कनाडा में हुआ और उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व के तौर पर ओम बिरला जी ने भाग लिया। ओम बिरला जी भारत में लोकसभा के स्पीकर हैं, जिन्हें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब इसमें आया कोषाध्यक्ष दोस्तों। कोषाध्यक्ष बनाया गया अनुराग शर्मा को। कोषाध्यक्ष किसने बनाया गया? अनुराग शर्मा को। अनुराग शर्मा झांसी ललितपुर के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, बीजेपी से। ठीक, तो अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष बनाया। कोषाध्यक्ष। ठीक, ऐसे एक ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री। दूसरा ओम बिरला, स्पीकर लोकसभा। ठीक दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन कनाडा में, भारत की तरफ से ओम बिरला स्पीकर जी ने भाग लिया प्रतिनिधि तौर पे भारत के। दूसरा अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया। अनुराग शर्मा झांसी ललितपुर से भाजपा के सांसद है। बी ऑप्शन एक है जो अनुराग ठाकुर, वो केंद्रीय खेल मंत्री हैं। सी ऑप्शन ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं। डी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। ये इन्हें देखो यहाँ नल्ला, थम्बी, कलाई, सैलवी दोस्तों बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। ये CISR की पहली महिला निदेशक ये क्या है? नल्ला, थम्बी, कलाई, सैलवी। ये CISR मतलब देखो दोस्तों CISR की पहली महिला निदेशक। इनका अगर आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों यहाँ गलत लिख दिया, तभी फुल फॉर्म थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ये है CSIR। ठीक, क्या है दोस्तों? देखो नलाई, थम्बी, कलाई सैलवी पहली महिला महानिदेशक किसकी? CISR के, जिसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए आपको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक दोस्तों, देखो इसके CSIR के जो अध्यक्षता करते हैं वो किसके पास अध्यक्षता रहती है? प्रधानमंत्री के पास। किसके पास?
प्रधानमंत्री के पास। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। दोस्तों हमने क्या पढ़ा? डी ऑप्शन के बारे में, नलाय थम्बी क्लाई सैलवी के बारे में दोस्तों हमने क्या पढ़ा? हमने दोस्तों पढ़ा ये CSIR की पहली महानिदेशक हैं और CSIR की जो अध्यक्षता करता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तत्कालीन जो भी प्रधानमंत्री होगा, मतलब वर्तमान में या उस समय जब भी बैठक होगी उसकी, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसके जरिए उसकी CSIR की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, इसमें आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रमंडल संस्कृति संघ का कौन सा नंबर सम्मेलन जो अभी कनाडा में हो रहा है, आप बताएंगे 65वां। ठीक दोस्तों, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, सुमंग लीला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित रखता है? देखो दोस्तों, सुमंग लीला, देखो सुमंग का अर्थ होता है आंगन, लीला होता है खेल। देखो तो सुमंग लीला एक खेल खुले हुए मैदान में लोगों का घेर होता है, उस दौरान खेला जाता है। वैसे आपने यहाँ हम लोगों यहाँ कबड्डी कुश्ती जो खेलते हैं आसपास भीड़ लग जाती है। एक खुले हुए मैदान में, एक खुले क्षेत्र में इस सर्किल में आसपास लोग बैठे होते हैं, उस दौरान ये खेला जाता है। ये खेल की एक विशेषता है, इस खेल के सभी महिलाओं के पात्र पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। सभी महिलाओं के पात्र पुरुषों द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये आधिकारिक तौर पे मणिपुर में 1918 से मनाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, देखो आपके पूछ लिया जाए सुमंग लीला किस राज्य के शासित में, तो मणिपुर से संबंधित है। और ये सुमंग का अर्थ होता है आंगन खेल, लीला का खेल। ये खुले हुए प्रांगण लोगों को घेरे में एक खेल खेला जाता है। इसमें जितने भी महिलाओं के पात्र होते हैं, देखो पुरुषों के पात्र तो पुरुष करते ही हैं, जितने भी महिलाओं के पात्र हैं वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। जैसे कपिल शर्मा में कई लड़के महिला लेडीज बनते हैं। ठीक, इसमें क्या आंसर होगा? मणिपुर। चलते हैं, देखो इसमें एक ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल पर एक चंबा, जो चंबा गांव है, जो पहला पूरे गांव में हर घर जल वाला गांव बना। ठीक दोस्तों, 100% जल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? देखो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन करता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की एक वार्षिक रिपोर्ट माने अपराध इन इंडिया या क्राइम इन इंडिया एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, इसलिए चर्चा में है। सबसे पहली बात, NCRB का मुख्य कार्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध या
अपराधी द्वारा किए गए अपराध को इकट्ठा करना और उस पर जांच करना, जांच में सहयोग करना, ये उसका मुख्य कार्य होता है। देखो एनसीआरबी द्वारा डाटा एकत्र किया जाता है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उनका कार्य होता है कि जितने भी अपराध हुए अपराधी का डाटा एकत्रित करना, उनके ऊपर रिसर्च करना। देखो एनसीआरबी का एक और काम होता है न्यायालय या राज्य या केंद्र के कोई भी संस्था के को समन्वय बैठाना, इनको जांच में सहायता करना, इन सब का कार्य होता है। देखो इनका ये इसकी स्थापना एनसीआरबी की कब हुई? एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? 1986 में। एक है टंडन समिति और पुलिस कमीशन आयोग 1977 से 81 तक वाला। तीसरा एक चीज़ है गृह मंत्रालय का टास्क फोर्स, गृह मंत्रालय का टास्क फोर्स, इनके द्वारा सिफारिश की गई थी किसकी? एनसीआरबी के लिए। ठीक, क्या हुआ? टंडन समिति, पुलिस कमीशन आयोग 1970-81 और गृह मंत्रालय टास्क फोर्स की सिफारिश से ही एनसीआरबी का गठन हुआ। कब गठन हुआ? 1986 में। ठीक, इसका यूपी का खास तौर पर थोड़ा देख लीजिए। यूपी में क्राइम रेट में पहला स्थान है, किसमें? क्राइम रेट में हत्या में 24वां स्थान है, में 29वां। ठीक, और यूपी में सिर्फ इस आंकड़े के हिसाब से पूरे 2021 में एक ही दंगा हुआ, दंगा मुक्त प्रदेश। जबकि झारखंड में अगर दंगा युक्त की बात कर लें, टॉप पे है उस झारखंड। ठीक, झारखंड राज्य इस एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत दंगा युक्त झारखंड टॉप है, और जबकि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन गया है। देखो एनसीआरबी हमने क्या पढ़ा? एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनसीआरबी के गठन 1986 में, टंडन समिति, पुलिस कमीशन आयोग 1977 से 81 और गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिश से एनसीआरबी का गठन हुआ। ठीक, इसका आंसर हो गया गृह मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण का आयोजन किया गया। देखो वज्र प्रहार पूछा जाए किस के मध्य होता है? भारत और अमेरिका के मध्य कौन सा संस्करण इस बार हो रहा है? 13वां संस्करण हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अगस्त में हुआ है अभी। ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ? बकलोह हिमाचल प्रदेश में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच 13वां संस्करण है। कहाँ पे हो रहा है? बकलोह हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो गया ए, लेकिन बी ऑप्शन लिखा है औली उत्तराखंड। अभी हाल ही में नहीं, अभी आगे 1 से अक्टूबर में एक युद्ध अभ्यास के नाम से एक अभ्यास होगा, उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक दोस्तों, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास। ये किसके बीच होगा? भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच होगा दोस्तों? औली उत्तराखंड में अक्टूबर में युद्ध अभ्यास के नाम से एक युद्ध अभ्यास होगा भारत और अमेरिका के बीच में। तीसरा राजस्थान में एक अल नजा फोर्ट के नाम से 1 से 13 अगस्त के बीच भारत और ओमान के साथ
भारत और ओमान के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ। क्या हुआ दोस्तों? राजस्थान के बीकानेर में, कहाँ पे? बीकानेर के महाजन फील्ड में एक युद्धाभ्यास हुआ। उसका नाम क्या है? अल नजा फोर्ट। किसके साथ हुआ? भारत और ओमान के बीच हुआ दोस्तों। और कब से कब तक हुआ? 1 से 13 अगस्त के बीच हुआ। ठीक। एक हरियाणा में एक अभी हाल ही में एक्स विनवेक्स नाम से युद्धाभ्यास हुआ। किसके साथ हुआ दोस्तों? वियतनाम और भारत के साथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ हमने 4 युद्धाभ्यास देखे। 4 युद्धाभ्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं दोस्तों। ठीक। ये युद्धाभ्यास देखो, ये जो एक्स विनिवेश है इसका तीसरा संस्करण जो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। देखो इसमें 4 हमने युद्धाभ्यास के बारे में बात की। एक सबसे पहले वज्र प्रहार, वो भी अमेरिका के साथ। दूसरा युद्ध वो हिमाचल। देखो दोस्तों 4 युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार वकलोह हिमाचल प्रदेश अमेरिका के साथ हुआ। औली उत्तराखंड में युद्धाभ्यास के नाम से अमेरिका के साथ हुआ। राजस्थान में अल नजा ओमान के साथ हुआ। हरियाणा में एक्स विनवेक्स का तीसरा संस्करण वियतनाम के साथ हुआ। दोस्तों इसका आंसर है बकलोह हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में असत्य कथन चुनिए। देखो अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड को अनाउंस किया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 अनाउंस किए। देखो फिल्म फेयर अवार्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 कौन सा क्रम का है? तो 67वां क्रम है। ये कौन सा क्रम है? 2022 67 क्रम का है। ठीक दोस्तों। देखो अभी इसमें कुछ फिल्मों को या कुछ एक्टर को, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट क्रिटिक्स या बेस्ट फिल्म, जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड हैं आपको हम बता रहे हैं, नोट कर लें। कुछ तो क्वेश्चन में हैं, 1-2 अलग से बतानी पड़ेंगे। देखो सबसे पहले दोस्तों नोट कर लेना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को मिला। किसे मिला? सबसे पहले विष्णुवर्धन को मिला। ठीक। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय श्रेणी मिला है शेरशाह को। किसे मिला? शेरशाह को। और तीसरा मिलेगा सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरुष, इसे मिला है पंकज त्रिपाठी को। दूसरा सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो अभिनेत्री होगा तो महिला नहीं होगा, अगर यहाँ अभिनेता होगा तो महिला होगा। ठीक दोस्तों, क्लियर। देखो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो मिला है सई तामलकर को। देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचकों की पसंद में सरदार ऊधम सिंह। ठीक। अब 2 और लिख लीजिए। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए मिला। किसके लिए मिला दोस्तों? फिल्म 83 के लिए बना। एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को मिला। कृति सेनन मूवी मिमी के लिए। ठीक दोस्तों, क्या क्या पढ़ा? फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 67वां फिल्म फेयर अवार्ड है ये।
सबसे निर्देशक विष्णुवर्धन को मिला। देखो सबसे, अब आते हैं हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे निर्देशक विष्णुवर्धन, ये सही है। सबसे फिल्म लोकप्रिय शेरडी, ये सरदार उधम सिंह गुलाम मिलके शेर शाह को मिला। शेर शाह को मिला, कैसे मिला? शेर शाह को, शेर शाह, ठीक। सहायक भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पंकज त्रिपाठी को, ये किस पिक्चर के लिए मिला दोस्तों? शेर शाह के लिए, ठीक दोस्तों। सहायक भूमिका में अभिनेत्री तो महिला नहीं होगा, इन्हें मिला ताम्र कारतूस। मतलब ये उधम सिंह को मिला, ये वाला दूसरा वाला गलत है, ये सही है और चौथा भी सही है। सबसे फिल्म आलोचकों को पसंद में मिला उधम सिंह पिक्चर को, कैसे? सरदार उधम सिंह की पिक्चर को, तो ये भी गलत है। तो पूछा क्या है? असत्य कथन दूसरा और पांचवा, ठीक। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए मिला। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए मिला, ठीक दोस्तों। दोस्तों हाल ही में किस संस्था परिषद ने इंडिया 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी? देखो इसका मतलब इंडिया 100, अभी तक हम लोग सुनते थे 75 वर्ष अमृत महोत्सव, एक बारे में पढ़ा था अमृत महोत्सव। क्यों? क्योंकि भारत तो आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, उसके उपलक्ष्य से हम अमृत महोत्सव मना रहे। अब एक इंडिया @100 आया, इसका क्या मतलब है? ये एक प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप है। क्या है ये? एक प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप है, ठीक दोस्तों। देखो भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 से लेकर 2047 तक का इसका लक्ष्य है कि भारत को 2047 तक दोस्तों उच्च आय वाला देश बनाना। क्या है? उच्च आय वाला देश बनाना, जहाँ पे उच्च आय होती है। उच्च आय, इसके लिए इंडिया @100 को आगे के लिए 2047 तक कैसी आर्थिक नीतियाँ हों, उसमें क्या मार्गदर्शन हो, क्या कठिनाई हैं, सभी में क्या कठिनाई हैं, कैसे रोड मैप बनाया जाए जो 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाए, सभी में सहयोग करेगा, ठीक दोस्तों। और किसके द्वारा ये लॉन्च जारी किया गया रोड मैप? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार। ये एक स्वतंत्र निकाय है। इसका कार्य प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देना। क्या है? प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देना, ठीक दोस्तों। इसका ऑप्शन हो गया डी। अब इसमें एक ऑप्शन लिखा है दोस्तों, नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया। किसके स्थान पर अस्तित्व में आया? योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया दोस्तों, ठीक दोस्तों। और वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में इसका गठन होता है। इसरो 15 अगस्त 1969 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में सोमनाथ इसके महानिदेशक सोमनाथ, पहले थे विक्रम साराभाई, ठीक। और ये तो पढ़िए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
क्वेश्चन नंबर अगला ये क्वेश्चन है 24वां विश्व नारियल दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। देखो नारियल समारोह 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या थी? खुशहाली भविष्य, खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए, खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, नारियल की खेती करें। ठीक दोस्तों, विश्व नारियल दिवस समारोह कहाँ मनाएगा? जूनागढ़ गुजरात में। देखो विश्व नारियल संस्थान भी यहीं पे है, ठीक, भारत का। और कौन सा बनाया गया? 2 सितंबर को 24वां मनाया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस समारोह का उद्घाटन किया। किसने किया? नरेंद्र तोमर ने। और जूनागढ़ में राज्य स्तर का केंद्र भी खोला, केंद्र का उद्घाटन किया। दोस्तों क्या क्या देखते हैं? देखो नारियल दिवस बेहतर भविष्य के लिए नारियल का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पे इसका महत्व बताने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए इस समारोह का आयोजन किया जाए। कब मनाया जाए? 2 सितंबर को। कौन सा मनाया जाए? 24वां। किसने समारोह का उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इसकी थीम क्या? खुशहाली भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। और नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य स्तरीय नारियल केंद्र का, किसका? राज्य स्तरीय नारियल केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ पे किया? जूनागढ़ में। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अगला। देखो दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 के विजेता के राष्ट्रपति का असत्य कथन। देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को अनाउंस होते हैं। 31 अगस्त को अनाउंस होते हैं। देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसे। ठीक दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के मनीला में 26 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। नहीं दोस्तों, 26 नहीं है, 30 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की जयंती पर ये 31 अगस्त को अनाउंस की जयंती पर उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड का नाम रेमन मैग्सेसे अवार्ड पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर पड़ा। 31 अगस्त को उनकी जयंती हो गई। इसी उपलक्ष्य में अनाउंस किया जाता है। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 30 नवंबर को फिलीपींस के मनीला शहर में दिए जाएंगे। इनमें निम्न 4 लोगों को मुख्य तौर पे प्राप्त हुए। ये अवार्ड 64वें
और इनका क्रम अगर पूछा जाए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 किस क्रम के अवार्ड हैं, तो 64वां, और इनका अवार्ड शुरुआत होती है 1957 में। ठीक दोस्तों, सोथियारा छिम, इनको सोथियारा छिम को मिला। कंबोडियाई के मनोचिकित्सक हैं ये। ठीक सर, देखो दोस्तों, सोथियारा छिम को मिला, ये कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं, कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। तदाशी हटोड़ी को मिला, जापान के ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। वर्नाडेट मेडेट, ये बाल रोग विशेषज्ञ। कहाँ के बाल रोग, गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे होना चाहिए USA के बाल रोग विशेषज्ञ। हमने जो कराया था USA के बाल रोग विशेषज्ञ, लेकिन USA के बाल रोग नहीं, ये फिलीपींस के हैं। कहाँ के हैं? फिलीपींस के बाल रोग पे। अगर फिलीपींस यहाँ USA होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिलीपींस के हैं। लेकिन अभी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं, क्योंकि ये बाल रोग विशेषज्ञ को ही मिला। ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये हैं कहाँ के? फिलीपींस के। गेड़ी इंडोनेशिया पर्यावरण के कार्य करता है। ये बेन चेदी है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, देखो इस हर समय ये क्वेश्चन तरीके के पूछना बदल जाएगा। देखो क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित कौन से 2022 रेमन पुरस्कार विजेता नहीं है, तो इनमें 4 नाम में कोई नाम एक अलग हटा दिया जाए तो उसी जगह लगाना रहेगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं। इसका आंसर अभी कोई नहीं है, क्योंकि इसका ये यहाँ पे गलत है। इन 4 लोगों को 2022 का मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? देखो ये एक हिनाम नोर अगर पूछा जाए, ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय तूफान है। ये उष्णकटिबंधीय जापान और चीन के हिस्सों को तबाह कर सकता है। इस हफ्ते तक अभी पहुंचा नहीं, लेकिन इस अगले हफ्ते तक जापान के द्वीपों पर पहुंचने की संभावना है, इस द्वीप के। और ये चीनी सागर के जरिए पहुंचेगा। ठीक दोस्तों, और इसमें ताइवान भी इफेक्टेड हो सकता है, ताइवान, लेकिन मुख्य रूप से जापान और चीन है। तो क्या है? नाम और तूफान है। ये 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान होगा, उष्णकटिबंधीय तूफान होगा। इसकी जो गति होगी, इसकी गति है लगभग 241 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। कितनी है? 241। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? तूफान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक पद का कार्यभार किसने संभाला? देखो आकाशवाणी देखो आज़ादी के पहले इसका नाम था इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया। देखो आज़ादी पहले इसका नाम था इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद इसका नाम कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। क्या नाम कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी। ठीक दोस्तों, आज़ादी के पहले लगभग 1936 में इसका नाम इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया था। आज़ादी के बाद में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी कर दिया गया। दोस्तों आकाशवाणी के महानिदेशक जो हाल ही में कार्यभार संभाला, डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। ठीक दोस्तों, डॉक्टर, देखो इसमें ए ऑप्शन है दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये नाबार्ड के चेयरमैन है। ये नाबार्ड के। सरवी कामत
सर्वे कामत को अभी हाल ही में डीआरडीओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? डीआरडीओ 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई। इनको किसके जगह, इनको सतीश रेड्डी की जगह इनको अपॉइंटमेंट किया गया। किसको? समीर वी कामत को। सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। किसके तौर पर? रक्षा मंत्री के या रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाह तौर पर, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाह तौर पर नियुक्त किए गए ये रक्षा। ठीक। दूसरा रुचिरा, ये रचरा नहीं, ये रुचिरा होगा। रुचिरा कंबोज यूएन में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई पहली महिला हैं। क्या है? पहली महिला है। किसके जगह? त्रिमूर्ति नाम था, नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन आप ये मत देखिए। ये देखिए, यूएन में स्थायी प्रतिनिधि तौर पर रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया, पहली महिला हैं। ठीक। इसमें क्या क्या पढ़ा आपने? इसमें पढ़ा नाबार्ड का चेयरमैन के बारे में, डीआरडीओ के चेयरमैन के बारे में, ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, और आकाशवाणी के महानिदेशक और रुचिरा कंबोज के बारे में। चलते इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, अमलान बोरगोहन ने अखिल भारतीय रेलवे चैंपियनशिप 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। किस खेल से संबंधित है? देखो, अमलान बोरगोहेन रायबरेली यूपी से बिलोंग करते हैं। मतलब अमलान बोरगोहन जो हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। रायबरेली किसका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों? सोनिया गांधी का ये संसदीय क्षेत्र है। इन्होंने इंटर रेलवे चैंपियनशिप में दोस्तों 100 मीटर की दौड़ को 10.25 सेकेंड में पूरा कर लिया। किसके में? 10.25 सेकेंड में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। क्या बनाया? अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया दोस्तों। एक देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है दोस्तों। अगर आपके पास राष्ट्रीय रिकॉर्ड का पूछ लिया जाए तो एक 100 मीटर की दौड़ में 9.58 सेकेंड में उसेन बोल्ट के नाम ये रिकॉर्ड है। उसेन बोल्ट के नाम। किसके नाम दोस्तों? उसेन बोल्ट के नाम। देखो, अमलान बोरगोहेन को अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने बनाया किसमें? 100 मीटर दौड़ में 10.25 सेकेंड में। लेकिन अगर राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात आ जाए तो उन्होंने बनाया, तो उसेन बोल्ट ने 100 मीटर में 9.58 सेकेंड में। देखो, ये धावक हैं दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने बनाया। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, देश में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है दोस्तों? देखो दोस्तों, स्वदेशी विमान वाहक पोत, अभी सबसे पहली बात लगभग 1961 के आसपास एक लिया था INS विक्रांत। कहाँ से? ब्रिटिश से लिया था। इस INS विक्रांत ने पाकिस्तान के 69 युद्ध में नौसेना के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। इसे 1997 या 99 लगभग इसी समय इसे रिटायर कर दिया गया। एक दूसरा INS विराट को भी ब्रिटेन से लिया गया था दोस्तों।
ये भी 2016 के आसपास 2016 में रिटायर हो गए से भी। अब एक तीसरा लिया गया है INS विक्रमादित्य। अभी भारत में दूसरा विमानवाहक पोत जो अभी हाल ही में हाल ही में क्या है 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची शिपयार्ड में इसका नौसेना में शामिल किया इसको। क्या किया INS विक्रांत को। ये दूसरा विमान पोत लेकिन पहला स्वदेशी है। इसे पूरा भारत में बनाया गया। भारत के इसमें लगभग INS विक्रांत में लगभग 20,000 करोड़ रुपए करोड़ का खर्चा आया। इसमें लगभग 1600 क्रू मेंबर रह सकते हैं और इसमें लगभग 43,000 टन के वजन का ये बना हुआ है। इसलिए कोई भी तूफान या कुछ भी इसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता इसका। इसमें 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचाई इसका जो क्षेत्र ये लगभग 12,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ। इसमें लगभग 30 लड़ाकू विमान और लगभग 16 बेड का एक अस्पताल, उसमें आधुनिक तरह की मशीना। इस INS विक्रांत में महिलाएं भी तैनात होंगी। तो ये पहला फुल स्वदेशी है और दूसरा विमानवाहक पोत है, क्योंकि पहला इसमें INS विक्रमादित्य है जो रूस से 2004 से प्राप्त हुआ था। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन INS विक्रांत। देखो दोस्तों, ये किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? दिल्ली में। लगातार तीसरी बार ONGC के अंतरिम अध्यक्ष चुने गए राजेश कुमार श्रीवास्तव एक पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑन इंडिपेंडेंस लिखी विकार एक लेखक है। उन्होंने किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ई आवास पोर्टल का शुभारंभ किया? अमित शाह ने किया। देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन, जिसका नाम पूछा जाएगा कि उस मशीन का नाम क्या है, मेघदूत, कितने की? 6 की। कहाँ पे? मुंबई जोन में, मुंबई डिवीजन में तैनात। ठीक। नागेश सिंह को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया थाईलैंड के राजदूत के रूप में। दोस्तों, 1 से लेकर 2 सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हो सकते थे हमने आपको डिस्कस किए। लगातार वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।